नमस्कार दोस्तों। इग्नू के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स EPS 03 इकाई 2 आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन विषय एवं दृष्टिकोण औपनिवेशिक परिप्रेक्ष्य और औपनिवेशिक शासन की अवधारणा। जमींदार वर्ग का पोषण व प्रशासनिक व्यवस्था व अन्य औपनिवेशिक संस्थाओं के लिए शिक्षित शहरी मध्यम वर्ग तैयार करना अंग्रेजों द्वारा अपनी औपनिवेशवादी आवश्यकताओं के लिए उठाए गए कदम थे। 19वीं शताब्दी में ही औपनिवेशिक शासन की एक और अलग तरह की अवधारणा विकसित हुई जो परंपरागत संस्थाओं व मान्यताओं की प्रशासित पर आधारित थी। उदारवादी सिद्धांतों से प्रेरित चिंतन की एक अन्य प्रमुख धारा ने ब्रिटिश शासन के सकारात्मक पक्षों पर भी ध्यान केंद्रित किया। राजा राममोहन राय ने ब्रिटिश शासन को शुभ माना और माना कि भविष्य में इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। भारतीय समाज के पतन के कारणों के प्रति इनकी तीव्र आलोचनात्मक दृष्टि के कारण शायद उन्होंने ब्रिटिश शासन और ब्रिटेन जैसे अलौकिक देश से संपर्क की प्रशंसा की थी। केशव चंद्र सेन भी ब्रिटिश शासन की प्रशंसा की थी। उनके अनुसार ब्रिटिश शासन कोई आकस्मिक घटना नहीं था, वरन दुखद सामाजिक व नैतिक गिरावट के समय मिला एक ईश्वरीय वरदान था। उनका यह भी मत था कि वह अस्थायी संप्रभु अंग्रेज ईश्वर का प्रतिनिधि था। इसकी बगावत न केवल राजनीतिक अपराध है वरन ईश्वर के प्रति पाप भी है। 1905 में गोखले ने कहा था, देश में अब निर्विघ्न शांति और व्यवस्था है। नौरोजी के मत से कोई भी शिक्षित भारतीय ब्रिटिश शासन की अपेक्षा अन्य किसी शासन को महत्व नहीं देगा। लेकिन औपनिवेशिक दमन और शोषण के कारण ब्रिटिश शासन के प्रति यह धारणा कि यह लाभकारी है अधिक समय तक बनी नहीं रह सकी। अंग्रेजों के शासन को अब अनावश्यक बुराई माना जाने लगा और 20वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद का विरोध राजनीति चिंतन का अभिन्न अंग बन गया। 1920 का दशक उपनिवेश विरोधी चिंतन में उग्रता प्रदर्शित करने वाला दशक था। महात्मा गांधी के विचारों और तरीकों के आलोचक, शिक्षित युवाओं के एक वर्ग ब्रिटिश शासन के प्रति विचार बदलने व राजनीतिक संघर्ष के लिए अन्य रास्ते खोजने के प्रयास किए। इसी चिंतन धारा से क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का जन्म हुआ और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इस वर्ग के प्रवक्ता बने। एक अलग प्रवृत्ति व प्रतिनिधित्व साम्राज्यवादियों और साम्यवादियों ने किया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की प्रेरणा व सहयोग से हमारे देश में भारतीय साम्यवादी दल अस्तित्व में आया। उपनिवेशवादी शासन के प्रति इसकी अवधारणा लेनिन की इस मान्यता से कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, वह 1853 में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में मार्क्स द्वारा भारत पर लिखे गए लेखों पर आधारित थी। M.N. राय ने इंडिया इन ट्रांजिशन व रजनी पाम दत्त ने इंडिया टुडे में भारत के कच्चे माल के दोहन के लिए भारतीय संसाधनों और अर्थव्यवस्था के ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण पर बल दिया। M.N. राय ने जो 1920 के दशक में भारतीय साम्यवादियों के प्रतीक थे, ने उपनिवेशवाद विरोध को विश्व पूंजीवाद के विरुद्ध चल रहे आंदोलन से जोड़ने पर विशेष बल दिया। कांग्रेस की उग्र सुधारवादी प्रक्रिया से उग्र साम्राज्यवाद का उदय हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी। कांग्रेसी समाजवादी विचारक विशेष जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवाद और राष्ट्रवाद को मिलाने का कार्य किया और समाजवाद को राष्ट्रवाद का उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास किया। पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार। भारत में पुनर्जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने उन सदियों पुरानी परंपराओं व रीति रिवाजों को चुनौती दी जिनके कारण भारतीय समाज बंधनों में
जकड़ा हुआ था। जातीय क्रूरता, बाल विवाह, सती जैसे ज्वलंत प्रश्न कई प्रकार के सुधारवादी आंदोलनों के विषय बने। मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध भी इन सुधारों के प्रमुख लक्षण थे। धर्म और समाज की विवेकपूर्ण समीक्षा। राजा राममोहन राय ने अपनी प्रथम प्रकाशित कृति तुफत उल मुबाहिदीन 1803 से 4 में सामान्य रूप से तत्कालीन धार्मिक व्यवस्था और उससे जुड़े निहित स्वार्थों की विवेकपूर्ण समीक्षा की। राजा राममोहन राय की प्रथम कृति तुफत उल मुबाहिदीन में धर्म का तुलनात्मक अध्ययन और धर्म का समाज के विवेकपूर्ण समीक्षा की गई है। उन्होंने क्रांति, पैगंबरों, चमत्कारों व समस्त प्रकार के अंधविश्वासों जैसे नदी में स्नान द्वारा मुक्ति, पेट पूजा आदि के आस्था की आलोचना की। वह विवेकपूर्ण व्याख्या और प्रयोग को सत्य के प्रमुख आधार के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया। राधाकांत देव और हिंदू कॉलेज के हेनरी डिरोजियो ने राजा राममोहन राय पर ब्रिटिश समर्थक होने के आक्षेप लगाए। अक्षय कुमार दत्त ने धार्मिक अलौकिकता का खंडन करते हुए यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक चीज की व्याख्या बुद्धि और विवेकपूर्णता के आधार पर की जा सकती है। ज्योतिबा फूले ने जाति, सोपान, श्रेष्ठता पर आधारित हिंदू सामाजिक औचित्य को चुनौती दी और समानता के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की आवाज उठाई। धार्मिक पुनरुत्थानवाद भी सुधारवादी आंदोलन की एक प्रवृत्ति थी जो धार्मिक सुधार चाहती थी। भारत में 19वीं शताब्दी के विभिन्न प्रमुख धार्मिक सुधारवादी आंदोलनों ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन से आर्य समाज व रामकृष्ण मिशन की वास्तव में अतीत के प्रति आस्था थी। आर्य समाज के वेदों की ओर लौटो के नारे व रामकृष्ण मिशन के वैचारिक हिंदूवाद दोनों का धर्म के प्रति दृष्टिकोण काफी अलग था। आर्य समाज में अनेकेश्वरवाद का तत्संबंधित विधानों और अंधविश्वासों का विरोध किया क्योंकि वे व्यक्तियों को कई वर्गों में बांट देते हैं। दूसरी ओर रामकृष्ण मिशन, जिसने चंडीदास और चैतन्य जैसे संतों से प्रेरणा ली और जिसका शुभारंभ संत रामकृष्ण ने किया, हिंदूवाद इसके अनेकेश्वर और मूर्ति पूजा को और आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख प्रचारक स्वामी विवेकानंद का ध्यान प्रमुख रूप से इस पर था कि भारतीय राष्ट्रवाद को पश्चिम के भ्रष्ट भौतिक प्रभावों से लड़ने में सक्षम होना चाहिए। हिंदू समाज में एकता और सुधार इस लक्ष्य की प्राप्ति की पूर्व शर्तें थीं। इस प्रकार उद्देश्यों को लेकर धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलनों में वांछनीय एकता थी। आर्य समाज ने पीढ़ियों से चली आ रही कठोर जाति व्यवस्था का विरोध किया और कर्म, स्वभाव आदि को जाति निर्धारण के मापदंडों में शामिल करने की दलीलें दी। आर्य समाज की दृष्टि में तो शूद्र भी वेद पढ़ सकते थे। धार्मिक पुनरुत्थानवाद के इसी आह्वान के कारण सैकड़ों राष्ट्रवादी इसकी तरफ आकर्षित हुए और इस प्रकार इसे भारत के राष्ट्रीय जागरण के एक घटक के रूप में स्वीकृति मिली। उदारवाद, विभिन्न तत्व। भारत में उदारवाद का एक राजनीतिक विचार के रूप में विकास अंग्रेजी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग द्वारा किया गया। यह वर्ग औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली की देन थी। अंग्रेजों ने अपने शासन को बनाए रखने के लिए औपनिवेशिक शिक्षा इस उद्देश्य से शुरू की थी कि भारत में सांस्कृतिक व वैचारिक प्रभुत्व स्थापित किया जा सके। इसका उद्देश्य यूरोपीय मूल्यों व संस्थाओं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करना और भारत के लिए उसी का आदर्श बनाना था। भारतीय समाज और औपनिवेशिक शासन की उदारवादी समीक्षा पुनर्जागरण से आरंभ हुई। राजा राममोहन राय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, अक्षय कुमार दत्त, ज्योतिबा फुले, गोपाल गणेश आगरकर, एम.जी. रानडे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सर सैयद अहमद खां आदि ने भारतीय समाज व शासन व्यवस्था के कायाकल्प के लिए उदारवादी मॉडल प्रस्तुत किया। भारतीय
उदारवादी ब्रिटिश शासन को भारत के सामाजिक राजनीतिक पुनर्जागरण संरचना के पथ प्रदर्शक के रूप में मानते हैं। जो लोग उपनिवेशवाद के शोषणकारी स्वरूप से परिचित थे, उन्होंने भी इसका बहुत अधिक विरोध नहीं किया। ऐसे लोग उपनिवेशवाद के कारण देश की पूंजी के विकास व उसके परिणाम स्वरूप भारतीयों की निर्धनता और दीन दशा के प्रश्न तक ही सीमित रहे। दादा भाई नौरोजी ने 1880 में एक ज्ञापन में अंग्रेजों की नैतिकता और मानवता की दुहाई देते हुए कहा था कि वे विश्वविद्यालय प्रति वर्ष डिग्री लेकर निकलने वाले हजारों युवाओं की ओर ध्यान दें, जो अपने आप को अजीब स्थिति में फंसा पाते हैं। सर सैयद ने सरकार के प्रतिनिधि स्वरूप को लागू किए जाने की संभावना से इनकार किया, क्योंकि वे मानते थे कि जब तक भारत में सामाजिक राजनीतिक जीवन में जाति, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव विद्यमान है, तब तक निर्वाचन व्यवस्था को ठीक प्रकार से लागू नहीं किया जा सकता। इस तर्क में जमींदारों और शिक्षित मध्य वर्गीय मुस्लिमों और हितों की ही आवाज है, और मुस्लिम समुदाय के कई सारे वर्गों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। महादेव गोविंद रानाडे प्रभावशाली उदारवादी विचारकों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने उद्दीपमान भारतीय पूंजीपति वर्ग का हित संवर्धन किया। वे तर्क देते थे कि यदि भारत को अपनी समस्याएं हल करनी है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के पूंजी मार्ग पर चलना चाहिए। उनका तर्क था कि आर्थिक विकास में राज्य की सक्रिय भूमिका अदा करनी चाहिए। उनका विश्वास था कि औद्योगिकरण और कृषि के व्यवसायीकरण द्वारा भारत दरिद्रता और कृषि पर निर्भरता की समस्याओं से मुक्ति पा सकता है, और परिवर्तन की इस प्रक्रिया में राज्य को सक्रिय योगदान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सामंती कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाने एवं कृषक स्वामित्व को अपनाने से फ्रांस, जर्मनी और रूस की कृषि की तीव्र उन्नति हुई। रानाडे का विचार था कि अभिजन वर्ग ही सामाजिक परिवर्तन और सुधार ला सकता है। उनके मत से हमेशा ही व्यक्तियों का एक ऐसा अल्प वर्ग होता है जो शक्ति के समस्त तत्वों पर अपना नियंत्रण रखता है। यह वर्ग सामाजिक और धार्मिक रूप से अंग्रेजों और बुद्धिजीवी होता है, वह उसके पास संपत्ति, ज्ञान और शक्ति होती है। इस वर्ग में ब्राह्मण, वैश्य, जमींदार और शिक्षित मध्य वर्ग आते हैं। इस प्रकार पूंजीपति वर्ग की आकांक्षाओं के अनुरूप उनका भी विश्वास था कि शक्ति का निवास वहां होना चाहिए जहां बुद्धि और पूंजी का निवास है। भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की रानाडे की योजना में राजनीतिक शक्ति समृद्ध लोगों को चुनने में अक्षम है। तब तक उनकी योजना पर अमल किया जाए। लोगों को इस योग्य बनाने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षित और शिक्षित करना आवश्यक है। ज्योतिबा फूले और B.R. अम्बेडकर। फूले पर थॉमस पेन के क्रांतिकारी उदारवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव था। उन्होंने सदैव सभी स्त्री व पुरुषों की जन्मजात समानता और स्वतंत्रता का समर्थन किया। फूले का मानना था कि क्योंकि ईश्वर ने ही उन्हें ऐसा बनाया है, इसलिए किसी को दूसरों का दमन नहीं करना चाहिए। सभी को विधि के सम्मुख समान समझा जाना चाहिए। वह असैनिक सेवाओं और नगरीय प्रशासन में प्रवेश के अवसर सभी को समान रूप से मिलने चाहिए। फूले का मुख्य आग्रह दलित वर्ण, शूद्रों और आदि शूद्रों को जातिगत गुलामी से मुक्ति दिलाने पर था। उन्होंने हिंदू ब्राह्मणवादी मिथक व क्रूर एवं अमानवीय जाति नियमों जो सवर्णों के पक्ष में थे की संपूर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। फूले को इन लोगों की दशा में जो सुधार नजर आता था उसे वे ब्रिटिश शासन का परिणाम मानते थे। अम्बेडकर की अछूतों द्वार की धारणा का मूल आधार उन्हें शिक्षित करना था। शिक्षा का अर्थ उनके लिए मात्र साक्षरता नहीं था, वरन उच्च शिक्षा भी था। उनके अनुसार अछूतों और आत्मसम्मान की भावना होनी चाहिए व उन्हें पारंपरिक अछूत कार्यों को करने से इनकार करना चाहिए और रूढ़िवादी अस्पृश्यता के बंधनों को भी तोड़ना चाहिए। अछूतों का शासन के सभी स्तरों पर उनके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों
द्वारा प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। अंबेडकर मानते थे कि अछूतों को अपना नेतृत्व स्वयं करना चाहिए, अर्थात उन्हें स्वयं अपने से नेता बनाने चाहिए। दलित वर्ग को उनका देश सम्मान दिलाने पर उन्होंने जोर दिया कि सरकार अपने सभी लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी स्वयं पर ले। वह जिन्हें शिक्षा व व्यावसायिक अवसरों से वंचित रखा गया है, उनके लिए विशेष अधिकार बनाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने एक ऐसी मजबूत केंद्रीय सरकार की कल्पना की जो सभी लोगों के कल्याण के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो। इस प्रकार फूले और अंबेडकर के उदारवाद ने एक क्रमिक अंतराल के बावजूद अभिजन वर्गीय उदारवाद को एक सुर संगति प्रदान की। राष्ट्रवाद उत्तरवर्ती राष्ट्रवादियों व उग्र राष्ट्रवादियों ने स्वराज का आह्वान किया। वे अभी भी स्वराज को अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के रूप में ही समझते थे। तिलक ने देश के आर्थिक दोहन की धारणा को दोबारा उठाया, जिसे वे विदेशी प्रतिस्पर्धा के कारण बंद हुए भारतीय उद्योग के पुनरुत्थान के साथ साथ तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहते थे। बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष तथा बीसी पाल के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश सामान के बहिष्कार व सत्याग्रह जैसे सीधे तरीकों की पैरवी की और औपनिवेशिक शासन की भर्त्सना करते हुए स्वदेशी का आह्वान किया। राष्ट्रवादी राजनीतिक चेतना की चुनौती का सामना करने के लिए औपनिवेशिक शासकों ने 1892-1909 भारत शासन अधिनियम 1919 के सुधारों के माध्यम से विधायिका ने निर्वाचन के तत्व शामिल किए, जिसे हम भारतीय राष्ट्रवाद कहते हैं। इसमें अनगिनत विचारधाराएं शामिल हैं। मध्य वर्गीय राष्ट्रवादियों का उपनिवेशवाद के मुख्य विरोध ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव या उसके नौकरशाही पहलू तक ही सीमित था। इन मध्य वर्गीय राष्ट्रवादियों के तरीके संविधानवादी थे। ये अपील या याचिकाएं देने तक ही सीमित रहते थे। राष्ट्रवादियों की तीसरी धारा अर्थात क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भी मुख्य वैचारिक रूप से पुनरुत्थानवादी ही थे, जिनका स्वराज में यकीन था और जो इसे किसी भी माध्यम से हासिल करना चाहते थे, जिसमें क्रांतिकारी हिंसा भी शामिल थी। रूसी नारोदकाओं से लेकर मैजिनी तक उनके मुख्य प्रेरणा स्रोत थे। समाजवाद गांधी जी के अहिंसा पर अत्यधिक जोर देने व औपनिवेशिक सरकार की क्रूर दमन की कार्यवाहियों व जलियांवाला बाग का नरसंहार आदि के अलावा असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा कांड, जिसमें अंग्रेजों द्वारा नियंत्रित एक पुलिस थाने को किसानों की उग्र भीड़ ने आग लगा दी थी, उसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेने से जनता का बड़े पैमाने पर मोहभंग हुआ। धीरे धीरे यह महसूस किया जाने लगा कि अहिंसक तरीके से कामयाब नहीं होंगे। इस प्रकार विकल्पों की खोज आवश्यक बन गई। यह खोज निर्णायक रूप से एक अन्य वजह से भी की जा रही थी और यह वजह रूसी क्रांति की विजय व वहां एक समाजवादी राज्य की स्थापना थी। भारत में पहला समाजवादी साप्ताहिक द सोशलिस्ट 1923 में बंबई में S.A. डांगे ने प्रारंभ किया। बंगाल में दृढ़ निश्चयी संगठनों के एक समूह ने मुजफ्फर अहमद के नेतृत्व में साम्यवादी दल की आधारशिला रखना आरंभ किया। इससे पूर्व एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी M.N. राय ने, जो हथियारों की खोज में अमेरिका गए थे, समाजवाद स्वीकार कर लिया था। 1921 में उन्होंने मुहाजिरों के गुट के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबंधित। मुहाजिर वे लोग थे जिन्होंने स्वेच्छा से किसी दूसरे देश में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के इस्लामिक परंपरा हिजरत से अपना देश छोड़ा था। सन 1924 में बहुत से लोगों को डांगे और मुजफ्फर अहमद सहित कानपुर षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार कर लिया गया। बंबई, मद्रास और पंजाब में श्रमिकों और किसानों ने अपने दल बनाए। उन्होंने राष्ट्रीय मांगों का समर्थन किया व उन्हें वर्ग के आधार पर संगठित किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए कार्यक्रम बनाए और उन्हें क्रियान्वित भी किया और किसानों व श्रमिकों
द्वारा सीधी कार्यवाही का समर्थन किया। ट्रेड यूनियनों, श्रमिक संगठनों का गठन किया गया व बहुत सी हड़तालें हुई। क्रांतिकारी समाजवाद। ब्रिटिश सरकार ने श्रमिक वर्ग के आंदोलन को दबाने के लिए जब जन सुरक्षा विधेयक व व्यापार विवाद विधेयक प्रस्तुत करना चाहा तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने असेंबली में बिल पेश होने पर बम फेंक कर विरोध व्यक्त करने का निश्चय किया। यह कार्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने संपन्न किया। भगत सिंह ने अपने मुकदमे के दौरान स्पष्ट किया कि उनकी दृष्टि में क्रांति का अर्थ बमों और बंदूकों के राज से नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य समाज का पूर्ण परिवर्तन था, जिसमें भारतीय और विदेशी पूंजीवाद को उखाड़ फेंक कर सरवाहा वर्ग के हाथों में संपूर्ण सत्ता केंद्रित हो। असेंबली में बम फेंकने का उद्देश्य एक प्रदर्शन था ताकि शासन को अपना नजरिया समझाया जा सके। मार्क्सवादी समाजवाद। भारत में मार्क्सवादी समाजवाद की पहली शुरुआत बंगाल, बम्बई और पंजाब छोटे छोटे समूहों द्वारा की गई। इन्हीं समूहों ने बाद में इन राज्यों में श्रमिकों व किसानों के दलों का गठन किया, श्रमिक संगठनों का कार्य प्रारंभ किया और किसानों को संगठित करना शुरू किया। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन इन्हीं गतिविधियों के समानांतर था। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उपनिवेशवाद की आलोचना इस तथ्य पर आधारित थी कि साम्राज्यवादी भारत के कच्चे माल को लूट रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा भारतीय जनता, श्रमिक वर्ग व किसानों का शोषण तब तक जारी रहेगा जब तक भारत उपनिवेशवाद से पूरी तरह अलग नहीं हो जाता, वह शोषण से मुक्त समाज की रचना नहीं हो जाती। भारतीय किसानों की अत्यधिक गरीबी व अभावग्रस्तता के लिए साम्यवादियों ने भारतीय व विदेशी पूंजी एवं शोषण के पुरातन सामंती तरीकों को जिम्मेदार माना। इस प्रकार साम्यवादियों ने राष्ट्रवादी नेतृत्व का इसलिए उपहास उड़ाया कि वे ब्रिटिश शासकों में विश्वास रखते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग को उठाने में हिचकिचाहट करते हैं। राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा राजनीतिक लामबंदी के लिए धर्म के प्रयोग के भी सख्त खिलाफ थे। एम.एन. राय ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की तीसरी कांग्रेस में लेनिन के साथ अपने प्रसिद्ध वाद विवाद में यह मान्यता प्रकट की कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व प्रतिक्रियावादी है। यह नीति साम्यवादी आंदोलन को भारतीय राजनीति की मुख्य धारा से अलग अलग कर देती। इसके विपरीत लेनिन ने साम्यवाद के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे बनाने की वकालत की थी। सातवीं कांग्रेस के बाद 1935 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने संयुक्त मोर्चा नीति को अंगीकार कर लिया। दो ब्रिटिश नेताओं एवं सरी आर.पी. दत्त एवं बेन ब्रैडले ने भारतीय कम्युनिस्टों के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। यह दस्तावेज, जिसे दत्त-ब्रैडले थीसिस कहते हैं, भारतीय साम्यवाद के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इससे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की मुख्य धारा में मिल गई। इस दस्तावेज में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन से अपने संबंधों की पुनर्रचना में सहायता दी। इसके उपरांत जनवरी 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अपने महासचिव श्री जयप्रकाश नारायण की सिफारिश पर साम्यवादियों को अपनी सदस्यता के योग्य मान लिया। तब बहुत से साम्राज्यवादी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। साम्यवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण पहलू उसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के संदर्भ में इसके वर्ग चरित्र व बाद में भारतीय राज्य के वर्ग चरित्र की समीक्षा के संबंध में रहा। वे कांग्रेस को भारतीय पूंजीपतियों और जमींदारों का संगठन मानते थे, जिसे गांधी जी ने एक उच्च वर्गीय सभा से जन आंदोलन में बदल दिया था। हालांकि कांग्रेस जो जन आंदोलन में बदलने की प्रक्रिया गांधी जी ने प्रारंभ की थी। कांग्रेसी समाजवाद। कांग्रेस जन धीरे धीरे समाजवादी विचारधारा को अपनाने लगे और उन्होंने कांग्रेसों
कांग्रेस में रहते हुए ही इसे वामपंथी दिशा देने का प्रयास किया। उन्होंने 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। आचार्य नरेंद्र देव व श्री जयप्रकाश नारायण इसमें प्रमुख थे। ये दोनों मार्क्सवाद से अत्यधिक प्रभावित थे और उनकी मान्यता थी कि समाजवाद केवल उत्पादन के साधनों में सामाजिकरण द्वारा यह लाया जा सकता है। दोनों ही कृषकों के पक्ष में कृषि अर्थव्यवस्था व भूमि के व्यापक पुनर्गठन के पक्षधर थे। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव व जयप्रकाश नारायण विकेंद्रीकृत सहकारी कृषि के पक्षधर होने के कारण साम्यवादियों से अलग थे। दोनों का समाजवाद में विश्वास था, लेकिन उनकी इससे मानवीयता से जोड़ने की इच्छा थी। इसी समूह के एक अन्य नेता राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी विचारधारा में गांधी जी के विचारों का अधिक महत्व के साथ समावेश करने का प्रयास किया। गांधीवादी विचारों के प्रति लोहिया का आग्रह केवल गांधीवादी नीतियों के समावेश तक ही सीमित नहीं था, अपितु समाजवाद के आर्थिक पक्ष पर भी उनका आग्रह था। उन्होंने कुटीर उद्योग के पुनर्जीवन पर आधारित विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की। इस प्रकार उनका समाजवाद लघु उत्पादक व समाजवाद था। लोहिया का विश्वास था कि जाति और वर्ग का आंतरिक पक्ष ही भारतीय ऐतिहासिक गत्यात्मकता को समझने की कुंजी है। उनके विचार से मानव इतिहास जाति और वर्गों के बीच की आंतरिक गतिविधियों का परिणाम है। जातियां टूटकर वर्गों में बदल जाती हैं और वर्ग क्रिस्टलीकृत होकर जातियां बनाते हैं। इस प्रकार उन्होंने जाति वर्ग गत्यात्मकता को समझने का प्रयास किया व यह मुद्दा भारतीय राजनीति में साधारणतः उपेक्षित ही रहा है। सर्वोदय और अराजकतावाद। विवेकानंद की भांति गांधी जी का विश्वास था कि यदि लोगों को अपने हितों की रक्षा का उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान कर दी तो वे धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक एकता के भाग को रूप में अपने हितों को खोज लेंगे। उनका विश्वास था कि इसने एक ऐसी मानव प्रकृति को बढ़ावा दिया जो कि अनिवार्य रूप से समायोजन और समझौता पसंद थी। इस प्रकार एक हद तक उन्होंने अराजकतावादी क्रोपोट्रिकन और टॉलस्टॉय की ही भांति राज्य को व्यक्तिगत स्वतंत्रता व सामाजिक सद्भाव की प्राप्ति में मुख्य बाधा माना। राज्य केंद्रित रूप में हिंसा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने इसे एक आत्मरहित मशीन की तरह माना जिससे हिंसा को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके आदर्श समाज में कोई राज्य राजनैतिक सत्ता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने राज्य में विकेंद्रीकरण की मूल प्रवृत्ति देखी जो वैभक्तिकता को कम करती है। उनकी मान्यता थी कि यदि भारत को अहिंसा की राह पर चलना है तो उसे विकेंद्रीकरण करना होगा। जयप्रकाश नारायण ने गांधीवादी सर्वोदयी राजनीति के विचार को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय नेता के रूप में जेपी भारत में राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग के प्रति चिंतित रहे और इस प्रकार उनका विचार निरंतर कांग्रेस से विरोध बना रहा। वे स्वयं सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रबल पक्षधर थे व उन्होंने ही दल रहित राजनीति के विचार का प्रचार प्रसार किया। धन्यवाद।